प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम तन्हा में। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के उन सभी वीवीआई वैकल्पिक प्रश्न का जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। और आप लोगों को बता दें कि अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इन प्रश्न से सबको लाभ पहुँचे। आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्वेश्चन करा, श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना। जब ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, है ना। श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। उसका सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में डैश डैश डैश, है ना, या कम होती है, अधिक होती है ना, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं, ना। सिल्वर का क्या होता है, Ag। और कॉपर की तुलना में, है ना, कॉपर का क्या होता है, Cu, है ना। तो सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होता है, तो कॉपर सिल्वर का कह रहा है ना, सिल्वर का ज़्यादा होगा या कॉपर का ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखें कि सिल्वर का क्या होता है कि कम होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है। सिल्वर का क्या होगा, कम होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे और उसको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप तो क्या, आपके आने वाले बेटे तो छोड़ दीजिए, अपने पोता पोती को भी जब पढ़ाएंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, फिर उसको डालेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा होता है, क्या होता है, मतलब कम क्रियाशील धातु है, जब अधिक क्रियाशील धातु जब जाएगा उसके बाद तो कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, वो अलग कर देगा, पृथक कर देगा ना। क्या मतलब, क्या होगा, वो विस्थापित कर देगा ना। तो 3 नंबर का आंसर क्या है, विस्थापन। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है ना। तो पहले हम लोग समझे ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक में हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन का संयोग होता है ना। ऑक्सीकारक में क्या है, ऑक्सीजन होना बहुत आवश्यक है। तो देखेंगे ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकारक होता है। तो इसका 4 नंबर का प्रश्न, ऑक्सीजन कहाँ पे, हमारा आंसर देखेंगे डी नंबर में बिल्कुल सही आंसर है ना। उसके बाद रेडॉक्स किसे कहते हैं ना, रेडॉक्स ये वीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ए और बी दोनों। तो हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ हो उससे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो इसका मतलब होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करती है, किसका अवशोषण, प्रकाश को सोखता है ना। तो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होती है तो क्या कहलाती है, पहला नंबर प्रकाश। रासायनिक अभिक्रिया विद्युत अपघटन, विद्युत के कारण तो नहीं हो रहा ना, उदासीनीकरण और इनमें से कोई नहीं, प्रकाश के कारण हो रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश रसायन। उसके बाद फिर देखेंगे अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मी, है ना, यानी क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। फिर हम लोग अगला प्रश्न पे गौर करेंगे। अगला प्रश्न में 8वां नंबर, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्या कर रहा था। तो अभी याद कीजिए, अम्ल का परिभाषा क्या होता है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है ना। जो H+ आयन प्रदान करता है वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, है ना। इसका 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है ना। गौर देखिए क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। तो लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार, है ना। क्षार क्या पसंद, OH-, है ना, OH-। फिर ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है ना। तो संतरा में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है ना। तो उसके बाद टमाटर में क्या था, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया था, ठीक है। संतरा में खट्टा था, सिट्रिक अम्ल पाया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। कौन सी में, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और क्या होता है, टैनिक अम्ल हो जाएगा ना।
अब फिर 12 नंबर का क्वेश्चन पे गौर करें, है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे, यहाँ देखिए छूट गया है, कम या अधिक छूट गया है ना। अगर कहेंगे सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो सबसे अधिक होता है पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद तब कैल्शियम होता है ना, उसके बाद तब सोडियम होता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ क्या होगा? सबसे कम क्रियाशील, है ना। क्या होगा? कम क्रियाशील। हम लोग लिख देंगे कि कम क्या आ जाएगा? AU, और अधिक क्या आ जाएगा? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा उसमें से अधिक मेरा क्या होगा? सोडियम हो जाएगा। बाकी अगर सबसे अधिक बात किया जाए तो उसका आंसर होता है पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। क्या निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है ना। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पहला नंबर में सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को गौर करेंगे, सोडियम हो सकता है सोडियम की जगह लिथियम हो, या क्या हो? हाइड्रोजन हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि आवर पीरियोडिक टेबल जो है उसका जो पहला लाइन में ना, फर्स्ट रो में जितना भी तत्व आता है सबको क्या कहते हैं? सबको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। चाहे हाइड्रोजन, सोडियम या लिथियम भी हो सकता है। या प्रश्न ये भी आ सकता है निम्नलिखित में किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो नहीं काटा जा सकता है तो उसमें क्या होगा कि पहला रो का जो भी तत्व होगा उससे छोड़ के जो होगा वही आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है कि हम तो लिथियम पढ़े थे, यहाँ सोडियम आ गया, या हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। निम्नलिखित में किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो सोडियम को, ठीक है। उसके बाद लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है ना। किसको? लोहे को संक्षारित होने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, है ना। उसके सतह पर किसा? क्रोमियम का लेप, या एनोडीकरण का पेंट, या जस्तीकरण। लोहा में हम लोग कौन चीज का लेप चढ़ाते हैं? जस्ता का लेप चढ़ाते हैं ना, जस्तीकरण उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है ना। समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, है ना। समुद्री जल जो होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है ना, इसलिए वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। उसका रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेत एवं सूत्रों के रूप में, सॉरी संकेत के रूप में, है ना। तो संकेत के रूप में या संकेत एवं सूत्रों के रूप में रासायनिक समीकरण को व्यक्त करता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को जब भी हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसका रासायनिक समीकरण बनाते हैं, उसके बाद तब उसका अभिक्रिया होती है ना। उसकी अभिक्रिया कब होती है? जब हम लोग रासायनिक समीकरण में, तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त समीकरण को संकेत और सूत्रों के रूप में या अनुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण दर्शाता है ना। कौन? अवकारक गुण। अवकारक मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा। देखिए पहला में H2SO4, उसके बाद है O2, उसके बाद H2S और HNO3। तो इसमें भी O है, इसमें भी O है और इसमें भी O है। तो H2S में O नहीं है, तो इसके क्या होगा? H2S क्या होगा? ये अवकरण गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर जाते हैं अगला प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए हम लोग बना के देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या अपना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग एक समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को, है ना, जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये दो तत्वों में उठेगा। एक तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, CaCO2, है ना। Ca क्या करने पर? गर्म करने पर, है ना। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, गर्म करने पर CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो वो CaO प्लस CO2 में टूटता है ना। उसमें क्या होगा कि मतलब टूट के मतलब दो भाग, एक इसमें देखिए पहला ऑप्शन देखिए विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से अलग करना, है ना, उसके क्या विस्थापन कहते हैं। फिर उभय विस्थापन में क्या होता है? अपने जो ना हुआ उभय मतलब दोनों, है ना, उभय कॉमन, है ना, दोनों आदान प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद उदासीनीकरण में अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उदासीनीकरण, है ना। उसके बाद फिर क्या करें? अपघटन या विघटन, है ना, एक ही चीज़ है, टूटना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म किए थे ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए थे और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना था ना, मतलब क्या वो अपघटित हो गया, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? सही होगा।
उसके बाद फिर देखें 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है ना। तो देखेंगे कि इसमें भी KO है, इसमें भी O है, इसमें NaCl मेरा क्या है ना। सोडियम क्लोराइड में क्या है, लवण है ना। सोडियम क्लोराइड में क्या है, लवण है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित किस लवण में रवाजल नहीं होता है ना। पहला ऑप्शन है नीला थोथा, उसके बाद है बेकिंग सोडा, उसके बाद क्या है जिप्सम, उसके बाद क्या है धोने वाला सोडा। तो रवाजल क्या होता है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है और इसे जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है ना। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ समीकरण को बना के रखे हैं ना, इससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब कौन इसमें अम्लीय ऑक्साइड है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। क्या पहला ऑप्शन है मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो है ना, गौर करना है, ठीक है। गौर नहीं करेंगे तो वही कहानी हो जाएगा। एक बार क्या होता है कि एक मेडिकल का स्टूडेंट रहता है और वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन जब उसको डॉक्टर सिखाता है तो वो एक मरा हुआ कुत्ता का ऑपरेशन करता है और उसमें उसके नाक में अपना उंगली डालता है और अपना मुंह में ले लेता है। इसी तरह है ना, वो फिर क्या करता है कि स्टूडेंट को अपना करने के लिए कह रहा है। तो बारी बारी सब स्टूडेंट क्या करता है, कुत्ते के नाक में उंगली डालता है और फिर अपना मुंह में लेता है। तब डॉक्टर फिर उनको समझाता है कि अगर तुम फोकस पूरा हम पे रखते और हमारे काम पे रखते, पूरा ध्यान यहाँ पे रखते, कंसंट्रेट करते ऑपरेशन पर, तो तुम अभी ऐसा नहीं करते। मैंने उसके नाक में जो उंगली डाली थी तो मुंह में मैं वो उंगली नहीं कुछ दूसरा उंगली डाला था, है ना। इसी तरह आप लोग भी कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो आप लोग का भी वही हाल होगा, है ना। तो फिर से हम लोग देखेंगे एक बार प्रश्न, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है ना। प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है ना। क्या अम्लीय ऑक्साइड है ना। पहला मेरा कैल्शियम देखेंगे अम्लीय ऑक्साइड कौन है, ठीक है। अब लोग आते हैं बोर्ड पे। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है ना, जल से अभिक्रिया किए है ना, जल में घोले तो क्या होता है, कैल्शियम OH होल्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें भास्मिक गुण आ गया, है ना। फिर देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कि फिर जल में घोले H2O से जब अभिक्रिया कराते हैं क्या होता है, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH। इसका देखिए उसके बाद हमारा तीसरा विकल्प है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग जल में विक्रिया करते हैं क्या बनाता है, देखिए H2SO3 होगा, है ना, H2SO3। एक मिनट हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सही कर लेते हैं, ठीक है। H2SO3 H2SO जो 3 जो है हमारा क्या है, ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया, है ना। फिर देखिए सोडियम ऑक्साइड को जब जल के साथ फिर से अभिक्रिया के क्या दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब में OH है ना, सब में OH है। लेकिन यहाँ क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है ना, OH नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कौन सा ऑप्शन में है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में सल्फर डाइऑक्साइड। उसका देखा सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है ना, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे कि पहला है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या बफर। तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है, वो उदासीन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है,
ध्यान दीजिएगा, है ना। नीले लिटमस को लाल करता है तो विलियन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन में जो था उसमें क्या लिखा था, लाल को नीला करता है। यहाँ पे क्या है, नीले को लाल करता है ना। जब नीले को लाल करता है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। क्या होगा, अम्लीय हो गया। अब ऐसे भी देखिए 7 क्या बॉर्डर एक तरह का, है ना। 7 से ऊपर एक गुण होता है, 7 से नीचे एक गुण। 7 से ऊपर तो सब है, तो वो तो नहीं होगा ना, सब तो नहीं हो सकता है ना। उसका यहाँ से भी आप अपना दिमाग चला सकते हैं। फिर ये आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, नीले लिटमस को लाल करता है ना, लाल को नीला करता है तो भस्म है ना। और नीले को लाल करता है तो वो अम्ल होगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम हमारा एक ही विकल्प है, विकल्प नंबर डी, है ना। उसका 24 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद किसकी प्रकृति अम्लीय होती है ना, मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड या लाइम जूस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अम्ल का जो परिभाषा क्या था, वो स्वाद में खट्टा भी होता है ना। और मानव रक्त अगर अम्लीय होता तो मानव का जो शरीर धीरे धीरे क्या होता, बहुत जल्द धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होता है, गल जाता है ना। और चूना जल है ना, चूना जल का इस्तेमाल हम लोग जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, चूना जल का इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, उदासीनीकरण करते हैं। इसका मतलब चूना जल क्या का भास्मी होगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या अम्लीय होती है। एंटासिड अब देखिए कभी कभी जब पेट में गैस बन जाता है तो आप लोग एक दवाई इस्तेमाल करते हैं डाइजीन, है ना। उसमें उसका जो कंपोजिशन होता है वो एंटासिड होता है ना। तो ये भी क्या होता है, पेट में दर्द या गैस किसके कारण, अम्ल के कारण होता है ना। जब एंटासिड लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। एंटासिड में क्षारीय गुण होता है, इसलिए हम लोग क्या, लाइम मतलब नींबू, है ना। नींबू का जूस, लाइम जूस का तो स्वाद में खट्टा भी होता है और ये अम्ल का एक गुण भी है, पहचान भी है ना। उसका अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो देखिए अधिक क्रियाशील धातु जो भी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते, है ना। स्वतंत्र अवस्था में अगर रखेंगे तो क्या होगा कि वो क्या होगा कि हवा के साथ अभिक्रिया कर लेगा, है ना। फिर उसको जिस काम से लाए हैं वो काम हमारा नहीं होगा, है ना। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है ना। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में क्या देखेंगे कि सोडियम, है ना। क्या है, सोडियम। अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कौन कर देगा, कोई भी चीज़ किसी को कौन देगा, जिसके पास होगा, है ना। जिसके पास होगा वो क्या किसी को आसानी से दे सकेगा, है ना। तो क्या है, विद्युत ऋणात्मक, यहाँ क्या है, ऋण, है ना, ऋण शब्द पे गौर कीजिएगा। उसके बाद फिर विद्युत धनात्मक मत, इसके पास है, इसका मतलब रेडियो से ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या, उपधातु, है ना। तो जिसके पास होगा तो वही ना मतलब आसानी से त्याग कर देगा, इसलिए कि विद्युत धनात्मक ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद है 29 नंबर, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ब्रिजिलियस ने, है ना। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है ना। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया, देखिए कार्बाइड, है ना, अल्काइन ग्रुप में, है ना। तो ये मेथेन, एथेन, एथीन, है ना, ये भी है एल्केन ग्रुप का, है ना। ये क्या है, एल्किन ग्रुप का भी है कैल्शियम कार्बाइड, है ना, एल्काइन ग्रुप में, तो एथाइन अंश में, है ना। ठीक, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो पहला नंबर डाल्टन, डोब्रिनर, मेंडलीव और न्यूलैंड्स, है ना। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, न्यूलैंड्स, ठीक है। उसके बाद अगला एक प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, है ना। तो थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया वो थॉमसन किया, है ना। और प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक, है ना, या इनमें से कोई नहीं है। तो है ना, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। चलिए इसको हम याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इस ट्रिक पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है, जो फिर कभी ना भूल पाइएगा, सोच के भी ना भूल सकिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसने किसका खोज किया, इसके कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। ईटा पर नाज, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, है ना। थॉमसन जब ध्यान आएगा तो यह ध्यान आ जाएगा कि जे थॉमसन। पर पौ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, है ना। प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। नाच, नौ से न्यूटन, चौ से चैडविक मतलब सर जेम्स चैडविक, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, ना, ऊपर से जब भी नीचे आते हैं तो तत्व का धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, ऊपर से। और अधात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, ठीक है। फिर देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो धात्विक गुण
घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता। अम्लराज इसका इस्तेमाल देखिएगा, सोनार इसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो सोनार का काम करेगा, हारमोनियम का काम नहीं करेगा, फेरस का लोहा का काम नहीं करेगा, कॉपर का काम नहीं करेगा। सोनार किसका काम करेगा, Au है ना, गोल्ड सोना का काम करेगा, है ना, सोनार क्या करेगा, सोना का काम करेगा। अम्लराज में कौन, Cu जो है सिर्फ अम्लराज में घूमता है। ठीक है, अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके एक मदद से सबको फ़ायदा हो।